बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल शिफ्ट को देखेंगे। तो केमिकल शिफ्ट की एनएमआर के अंदर बिल्कुल वैसे हैसियत है जैसे यूवी के अंदर लैम्डा मैक्स की थी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं सिंपल इतना कहूँगा, द पोजीशन ऑफ सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा। तो ये हमारे पास इसकी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन को अब हम टेक्निकली ऑन इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल ग्राउंड्स इसको कलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप केमिकल शिफ्ट है तो इसको हम केमिकल इन्वायरमेंट की बुनियाद पे कलेक्ट करने जाएंगे। हम जानते हैं कि तमाम के तमाम न्यूक्लियाई स्पेसिफिक गायरोमैग्नेटिक एक करेक्टरिस्टिक गायरोमैग्नेटिक रेशो रखते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को अगर आप देख लें तो उसमें हाइड्रोजन के अंदर 26.7 इंटू 10⁻7 रेडियंस पर सेकंड पर टेस्ला उसकी गायरोमैग्नेटिक रेशो होती है। तो याद रखें कि डिफरेंट जो केमिकल इन्वायरमेंट होता है, इस केमिकल इन्वायरमेंट को इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। तो ये केमिकल इन्वायरमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट गायरोमैग्नेटिक रेशो के ऊपर किसी भी हवाले से असरअंदाज नहीं होता। तो अगर हम बेसिक एनएमआर इक्वेशन को लें जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से थी, दैट इज न्यू इज इक्वल टू गामा बी नॉट ओवर 2 पाई। ये हमारे पास बेसिक एनएमआर इक्वेशन है। इसको आप लार्बर इक्वेशन भी बोलते हैं। इस इक्वेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक रिलेशन है। इस इक्वेशन के मुताबिक किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तमाम के तमाम जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है तो उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज एक हो सकती हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता उसको आगे चल के हम देखते हैं। तो फिलहाल हम एनएमआर के अंदर अगर बात कर रहे हैं तो एनएमआर के अंदर हमें एनएमआर अलाउ करती है कि डिफरेंट जो न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनको हम सेंस कर सकें, इनका हम पता चला सकें। और जबकि हम जब प्रोटॉन एनएमआर के अंदर चलते हैं तो प्रोटॉन एनएमआर हमें इजाज़त देती है कि हम किसी भी दिए गए कंपाउंड के अंदर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पता चलाएं। इस केमिकल शिफ्ट के अंदर ना सिर्फ हमें डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पता चलेगा, डिस्टिंक्ट टाइप से मुराद केमिकल इन्वायरमेंट की बुनियाद पे प्रोटॉन्स की नेचर चेंज हो जाती है, वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। और ना सिर्फ उनकी डिस्टिंक्ट टाइप, हमें उनकी तादाद के बारे में भी पता चल जाता है कि कौन सी टाइप के कितने प्रोटॉन्स हैं। तो अगर प्रोटॉन्स के बारे में पता चलाना था तो ये काम तो एलिमेंटल एनालिसिस से भी आप कर सकते हैं, CHNS एनालाइजर से भी कर सकते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे क्यों ज़रूरत पेश आई, एनएमआर की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि एनएमआर की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई
कि किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर जो तमाम के तमाम प्रोटॉन्स हैं वो एक तरह के नहीं हो सकते। उनके अंदर उनके केमिकल एनवायरनमेंट की बुनियाद पे फ़र्क आ जाता है, जिस वजह से हमें प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पेश आती है। मैं मिसाल आपको देना चाहूँगा कि मेरे पास ये एक स्पेक्ट्रम में ड्रा करने जा रहा हूँ, एक फर्जी है, ये सपोज्ड है। ये देखें, ये हमारे पास ये सिग्मा स्केल है और ये हमारे पास टीएमएस है। मॉलिक्यूल का नाम है मिथाइल एसीटेट। इस मिथाइल का सिग्नल हमें 2.4 ppm पे मिलता है और इस मिथाइल के प्रोटॉन्स का हमें सिग्नल 3.75 ppm पे मिलता है। तो यहाँ पे आप ले लें कि इसके सिग्मा स्केल के अंदर ppm इसका यूनिट होता है। आपके पास एक सिग्नल इसका ये ऐसे आ रहा है और दूसरा सिग्नल हमें ये ऐसे आ रहा है। इस एक्सिस पे इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी से मुराद यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आते हैं। और इस केमिकल शिफ्ट के ऊपर आपको डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पता चलता है। आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों प्रोटॉन्स तादाद में 3 हैं, दोनों की पीक इंटेंसिटी इक्वल है। तो अब हमने इसके बारे में पता चलाना है कि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर ये दोनों के दोनों प्रोटॉन्स डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू दे रहे हैं तो ये क्यों आ रही है। इसको हमने सोचना है कि ये कैसे आ रही है। कि देखें, इसकी अगर केमिकल शिफ्ट वैल्यू हमारे पास 2.4 है, इसकी 3.75 है, तो ये हमने ढूंढना है कि ये कैसे आया है। तो दर हकीकत यही सिग्नल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सिग्नल की पोजीशन का सिग्मा स्केल के ऊपर आना केमिकल शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, द पोजीशन ऑफ सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन सिग्मा स्केल। ऐसे इसको मॉडिफाई कर लें, ऑन सिग्मा स्केल। कुछ लोग इसको डेल्टा स्केल पढ़ते हैं, कुछ इसको सिग्मा पढ़ते हैं। आप दोनों में से कोई भी प्रोनाउंस कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। तो आए हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये डिफरेंट सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं। तो देखिए, अगर इस लार्मर इक्वेशन के अंदर हमें ये पता चल रहा था कि तमाम के तमाम न्यूक्लियाई की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक हो सकती है, तो ये इक्वेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन भी देती है कि अगर न्यूक्लियाई या प्रोटॉन्स की डिफरेंट टाइप के हैं, डिस्टिंक्ट टाइप के हैं, तो उनकी अल्टीमेटली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन उठा सकते हैं, वो ये कि अगर ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल दोनों के दोनों डिफरेंट सिग्नल दे रहे हैं, तो इनका ये डिफरेंट सिग्नल केमिकल इन्वायरमेंट की वजह से आ रहा है। और इनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट क्यों है, या दूसरे अल्फाज में इनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट क्यों है। इसका मैग्नेटिक फील्ड और है, इसका मैग्नेटिक फील्ड और है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में कि ये डिफरेंट जो पैदा होने जा रही है, उसके ऊपर हम आगे गौर करने जाएंगे, उसके ऊपर गौर करेंगे, उसको देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे पास आता है। तो देखिए, याद रखें कि यहाँ तक हमने जब से एनएमआर हमने स्टार्ट की,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस तरह से मिलेगा, हमने जैसे एनएमआर स्टार्ट की, हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोकस किया, जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहते थे। हमने सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर गौर नहीं किया, या दूसरे अल्फाज में हमने जो प्रोटॉन्स के गिर्द उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमने फोकस नहीं किया। दर हकीकत वही इलेक्ट्रॉन्स सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के जिम्मेदार होते हैं। उसी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को आप इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी याद करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि आपके पास एक ये मिथाइल है, दूसरा ये मिथाइल है, दोनों की केमिकल शिफ्ट वैल्यू में फ़र्क आ रहा है, तो दर हकीकत इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और तरह से है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के गिर्द जो है उनका कुछ और तरह से पैटर्न है, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हिसाब से है। तो अब हम इस बिहेवियर को देखेंगे, एक प्रोटॉन को कंसिडर करेंगे, तो उसको लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं, चलते हैं। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। तो देखें जी, ये हमारे पास सपोज एक प्रोटॉन है, ये हम फिनोमेना देखेंगे डायमैग्नेटिक शील्डिंग के अंदर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से शील्डिंग होती है, इसकी केमिकल शिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, उसको आगे हम जाके देखते हैं। तो ये सपोज हमारे पास एक प्रोटॉन है, ये सेंटर में एक प्रोटॉन पड़ा है, और इस प्रोटॉन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इसकी जस्ट लाइक थंब, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन इस तरह से है, और इसके न्यूक्लियस का स्पिन इस तरह से है, और इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक रोटेशन ऑफ दीज फिंगर्स इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो ये फिंगर्स की जो टिप है, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप इस एक प्रोटॉन के ऊपर, एक जो बेयर प्रोटॉन है, जो अकेला है, जिसके इर्द गिर्द कोई और प्रोटॉन नहीं है, उसके ऊपर जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन से वो इलेक्ट्रॉन्स अपने गिर्द एक नया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड को आप सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड के नाम से याद करते हैं। ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड H इंड्यूस्ड के नाम से भी जाना जाता है, या इसको आप B सेकेंडरी भी कह सकते हैं। तो दर हकीकत ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ये इन अकॉर्डेंस टू द राइट हैंड रूल होगी, कि जिस तरह से ऐसे आपके पास, तो ये सारे का सारा जो फिनोमेना है ये लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। तो आपके पास ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर ये यहाँ पे इनकी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और यहाँ पे इनकी डायरेक्शंस पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जबकि यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर आप देख रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको पता है कि ये मैग्नेटिक लाइंस जो प्रोड्यूस होती हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ही दर हकीकत जिम्मेदार होती हैं किसी भी प्रोटॉन
के सिग्नल के लिए। यही दर हकीकत किसी भी प्रोटॉन को शील्ड कर रही होती है। यहाँ पे हमारे पास शील्डिंग और डी शील्डिंग का कॉन्सेप्ट अराइज होने जा रहा है। वो किस तरह से कि देखिए, आप इस डायग्राम को मैं न्यूमेरिकली प्रेजेंट करना चाहूँगा, इसको एक्सप्लेन मैं न्यूमेरिकली करना चाहूँगा। सपोज मेरे पास ये प्रोटॉन था, इस प्रोटॉन ने रेजोनेट करना था 14,000 गाज पे। तो मैं 14,000 गाज का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देता हूं, जिसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, वो मैंने दिया। इस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स ने सर्कुलेशन स्टार्ट कर दी, जिस सर्कुलेशन की वजह से उनके गिर्द अपना एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं सपोज कह रहा हूँ ये मेरे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सपोज वो 50 गाज है। तो अब अगर ये 50 गाज, आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये 50 गाज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को ये 50 गाज, उसके इफेक्ट को 50 गाज रिड्यूस कर रहा होगा। दूसरे अल्फाज में कि ये चूंकि इसका अपना सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड भी है और इस प्रोटॉन के ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो रिजल्टेंटली ये प्रोटॉन जितना मैग्नेटिक फील्ड सेंस करता है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी कि वो आपके पास इतनी होगी 14,000 माइनस 50, तो आपके पास आंसर आएगा 3950 गाज। तो ये प्रोटॉन दर हकीकत इतना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है इसको इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो दर हकीकत इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ही जिम्मेदार होता है किसी भी प्रोटॉन की रेजोनेंस के लिए। ट्रूली जो हम बार बार अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, अब उससे हम एक स्टेप आगे आ चुके हैं, और वो ये कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके एक नया मैग्नेटिक फील्ड देते हैं जिसको आप इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो देखिए, हमें अब ये इलेक्ट्रॉन इतना मैग्नेटिक फील्ड सेंस कर रहा है, तो दर हकीकत उसको रेजोनेट करने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? 14,000 गाज। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब इस इफेक्ट को जो इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है इसको कैंसल आउट करना पड़ेगा। आपको ये जो क्वांटिटी है ये बढ़ानी पड़ेगी, आपको अल्टीमेटली ये 14,050 गाज तक देना पड़ेगा। जब आप 14,050 गाज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन को सप्लाई करेंगे तो ये प्रोटॉन फिर उसको सेंस करके रेजोनेट कर जाएगा। तो आपने इस एग्जांपल के अंदर, इस न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर ये आपने जस्टिफिकेशन देखी कि जब कोई भी प्रोटॉन शील्ड हो रहा है, इस तरह की शील्डिंग को आप डायमैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं, और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो रिड्यूस हो रहा था, ये देखें सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का ये जो रिड्यूस होना है, दर हकीकत ये शील्डिंग है। ऐसे प्रोटॉन्स को शील्डेड प्रोटॉन्स कहा जाता है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। जिस तरह से आपने इस एग्जाम्पल को देखा, इस एग्जाम्पल के अगर कॉन्ट्रेरी बात की जाए तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स कर दे, उसको सपोर्ट कर दे, उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर दे। तो जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है तो आपके न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड
टारगेटेड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे भी कम मिकदार पे रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं। मसलन अगर मैं यही मिसाल लेता हूँ कि आपके पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा एक प्रोटॉन है जिसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड 50 है, तो अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को उसको रीइंफोर्स कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इन एक्चुअल वो न्यूक्लियाई जो सेंस कर रहा होगा वो आपके पास देखें, आप इसके अपोजिट अगर लेना चाह रहे हैं, आपने 14,000 उसके ऊपर किया और इंड्यूस्ड ये आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, उसका इंड्यूस्ड 50 गाज है और ये 50 गाज उसको रीइंफोर्स कर रहा है, तो दर हकीकत आपके पास अब ये 14,000 के अंदर ऐड होने जा रहा है ये 50। तो देखिए 14,000 प्लस 50, तो आपके पास वो प्रोटॉन दर हकीकत 14,050 गाज मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो उसको रेजोनेट करने के लिए तो 14,000 चाहिए, तो चूंकि 50 इसका अपना प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो आप उसको फिर एग्जैक्ट 14 करने के लिए इधर वैल्यू कम कर लेते हैं। इधर आप 13,950 गाज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर से देते हैं, 50 उसका अपना पैदा होता है, कलेक्टिवली आपके पास फिर 14,000 हो जाता है और 14,000 पे आप उसको रेजोनेट करवा लेते हैं। और ये फिनोमेना आपके पास डी शील्डिंग का है। ठीक है कि जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को इंक्रीज कर रहा है कोई भी प्रोटॉन, तो उसको आप डी शील्डिंग का नाम दे रहे हैं कि दर हकीकत वो फिर हायर सिग्मा वैल्यू पे, हायर डेल्टा वैल्यू पे एब्जॉर्ब कर रहा होता है, या दूसरे अल्फाज में उसकी पीपीएम वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर मैं वही एग्जांपल सामने रखूं, जैसे आपने देखा था अभी मिथाइल एसीटेट था, तो उसमें एक मिथाइल यहाँ पे आ रहा था, दूसरा मिथाइल यहाँ पे आ रहा था। तो याद रखें कि स्पेक्ट्रम के अंदर अगर कोई न्यूक्लियाई है तो वो न्यूक्लियाई ये आपके पास यहाँ पे 0 ppm है और यहाँ पे 14 ppm वैल्यू है। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई भी न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब कर रहा हो, इस तरफ उसका शिफ्ट जा रहा हो, तो ये आपके पास शील्डेड रीजन कहलाता है, या इसको आप अप फील्ड का कहते हैं। जबकि अगर इस तरफ उसका शिफ्ट आ रहा हो तो उसको आप डी शील्डेड रीजन कहते हैं। और जबकि इसको आप डाउन फील्ड भी कहते हैं। तो ये डाउन फील्ड या डी शील्डेड रीजन ये डी शील्डिंग की वजह से है और ये शील्डिंग की वजह से आता है। ठीक है, इस रीजन के अंदर अगर आपने उस न्यूक्लियर को एब्जॉर्ब करवाना होगा, उसको रेजोनेट करवाना होगा, तो शील्डेड होगा, तो अल्टीमेटली आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस केस के अंदर आप जैसे जैसे 0 से 14 की तरफ आते चले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड कम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक शील्डिंग थी। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। तो याद रखें कि हमारे पास हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेकेंडरी प्रोड्यूस हो रहा था वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से उसका इस डेल्टा का फर्क है। यहाँ पे आपके पास B0 आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और B सेकेंडरी आपके पास सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, या इसको आप इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का नाम भी देते हैं। और जबकि आपके पास डेल्टा शील्डिंग कांस्टेंट है, या इसको आप डायमैग्नेटिक शील्डिंग का नाम भी देते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स के ये डायमैग्नेटिक शील्डिंग
हमारे पास दर हकीकत जिन जिन शील्डिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है या शील्डिंग कांस्टेंट, वो आपके पास एक डाया है, दूसरा आपके पास पैरा है, तीसरी आपके पास नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, और चौथा शील्डिंग आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये डायामैग्नेटिक शील्डिंग, याद रखें कि ये डायामैग्नेटिक शील्डिंग हमेशा सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और आपको ये पैरामैग्नेटिक शील्डिंग वहां पे देखने को मिलेगी जहां पे p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, और जबकि ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, नेबरिंग एटम्स होते हैं, उनका इफेक्ट के लिए स्टैंड करते हैं, और जबकि ये डेल्टा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट होता है। तो इन तमाम के तमाम इफेक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट होते हैं, ये दो इफेक्ट होते हैं किसी भी प्रोटॉन के ऊपर, किसी भी न्यूक्लियर के ऊपर, और वो ये है जिसमें आपके पास ये डेल्टा डायामैग्नेटिक है और नेबरिंग है। तो दर हकीकत ये दो शील्डिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा केमिकल शिफ्ट वैल्यू के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि ये नेबरिंग आपके पास, अब मैंने आपको उस एग्जांपल की तरफ लेके आता हूँ जिसमें आपने कहा था कि ये आपके पास मिथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल है। तो अब इसका हमारे यहाँ पे आंसर ये मिलता है क्योंकि नेबरिंग मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाले जो 3 प्रोटॉन एटम के साथ जुड़े हुए हैं वो कार्बन है, और ये वाले मिथाइल के प्रोटॉन्स जिस इनका जो नेबरिंग एटम है वो ऑक्सीजन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, और या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका नेबरिंग एटम कार्बन है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यही वजह है कि जो नेबरिंग एटम होता है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल शिफ्ट वैल्यू के ऊपर। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस मिथाइल के प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्नैच कर लेता है। ये जब स्नैच करता है तो अल्टीमेटली इन प्रोटॉन्स की डी शील्डिंग हो जाती है। जब डी शील्डिंग होती है तो अल्टीमेटली ये आपको डाउन फील्ड पे नज़र आते हैं, ये आपके पास डाउन फील्ड है, जबकि ये कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ये इस प्रोटॉन से इतनी इंटेंसिटी के साथ, इतनी शिद्दत के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्नैच नहीं कर सकता जिसके साथ ऑक्सीजन कर रहा होता है। यही वजह है कि ये आपको स्लाइटली अप फील्ड नज़र आते हैं, और आपको ये 2.4 ppm पे नज़र आ रहे थे, और ये 2.4 ppm जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये आपके पास अप फील्ड रीजन है। ये कंपैरेटिवली उस CH3 के जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है ये शील्डेड रीजन है, और वो डी शील्डेड रीजन है। तो यहाँ से एक बात आप कंक्लूड कर लें कि जब भी कोई हीटेरो एटम आएगा और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसने आते ही प्रोटॉन्स की डी शील्डिंग करवानी है। डी शील्डिंग से मुराद कि उनको डाउन फील्ड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो आपके पास सिग्नल अप फील्ड पे चले जाएंगे। तो मैं इससे एग्जांपल को साथ लेते हुए यहाँ पे ये अगर मैंने इक्वेशन ली तो इस इक्वेशन के अंदर आप क्या देखते हैं कि आपके पास अब न्यूक्लियर जो फील करता है, जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड करता है, वो ओरिजिनल में से उसको आपको माइनस करना पड़ता है। आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, और उसमें से आप सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को माइनस कर देते हैं, तो जितना वो न्यूक्लियर सेंस करता है उसको आप इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और आपको पता है कि ये बी सेकेंडरी किसके इक्वल होता है? ये आपके पास इक्वल होता है डेल्टा बी नॉट के। तो आप इस इक्वेशन के अंदर अगर आप इस वैल्यू को रखें तो आपके पास बी इफेक्टिव इज इक्वल टू बी नॉट माइनस, इसको उठा के यहाँ पे रख दें तो आपके पास कि ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बी नॉट। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर आप बी नॉट को कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 1 माइनस डेल्टा। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है जो कि हमें प्रेजेंट कर रही होती है कि जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कोई भी न्यूक्लियाई, कोई भी प्रोटॉन सेंस करता है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में से, उसमें से आपको जो शील्डिंग कांस्टेंट्स होते हैं
जो शील्डिंग की वजह से उसकी, दूसरे अल्फाज में उसके केमिकल इन्वायरमेंट की वजह से उसकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना उसके इफ़ेक्ट को कम कर रहा होता है, तो उसको आप यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट प्रोटॉन्स का ये भी केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन बन रही है। क्या बन रही है कि डिफरेंट प्रोटॉन्स का डिफरेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज रखना। ये इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और है, इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और है, ये भी केमिकल शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो लास्ट हम बात यहाँ पे वाइंड अप करेंगे कि इसको मैं रेज करना चाहूँगा। ये देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास प्रोपेनॉल है और इस प्रोपेनॉल के अंदर 4 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये रिजल्ट मिल गया कि आप डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के पता करा लेते हैं। जब उनका पता करते हैं तो फिर आपको जो स्पेक्ट्रम होता है स्पेक्ट्रम के ऊपर कंक्लूड करना आसान हो जाता है। ये आपके पास TMS है, इस TMS को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से देखेंगे ये क्या होता है। तो देखिए डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स ये 4 हैं, एक ये है और एक आपके पास ये दो मिथाइल वाले हैं और मिथाइलिन वाले 2 हैं और एक ये आपके पास मिथाइल वाला है। तो देखिए इनके 4 सिग्नल आएंगे। तो इनके 4 सिग्नल किस तरह से आएंगे, फर्ज किया मैं ये कहूँ कि मेरे पास इसका ट्रिपलेट आता है, तो इसका ट्रिपलेट मेरे पास यहाँ पे होगा इस तरह से। ठीक है, इसी तरह फर्ज किया आप इसको लेबल कर लें कि ये आपके पास A टाइप के प्रोटॉन्स हैं, ये B के हैं, ये C के हैं और ये D टाइप के प्रोटॉन्स हैं। उसके बाद आपके पास इसका भी आपको ट्रिपलेट मिलेगा और इसका ट्रिपलेट आपको ज़्यादा डाउन फील्ड पे मिलेगा इस तरह से, और इसी तरह इसका सिंगलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये आपके पास जो B टाइप का प्रोटॉन है इसका आपको सेक्सटेट मिलेगा, या आप इसको हेक्सटेट भी कहते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा इस तरह से। आप इन तमाम बेसिस को मिला लेते हैं आपस में और कहते हैं कि आपके पास, तो ये आपके पास ये ट्रिपलेट A टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के लिए है, ये B टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के लिए है और ये आपके पास C टाइप ऑफ प्रोटॉन के लिए है और ये D टाइप के लिए है। अभी फ़िलहाल आप ये बेफिक्र हो जाएं इसके हवाले से कि ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, इसके हवाले से अभी बेफिक्र हो जाएं, अभी परेशान ना हो। इसको आगे हम जब आगे आने वाले आर्टिकल्स में स्पिन स्प्लिटिंग को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हमें ये ट्रिपलेट्स और ये सिंगलेट्स और ये सेक्सटेट ये क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे आ रहे हैं। फ़िलहाल आपने जो फोकस करना है, आपने इनकी केमिकल शिफ्ट के ऊपर फोकस करना है कि ये आपको 4 डिस्टिंक्ट टाइप के प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। कि आप जो 4 डिस्टिंक्ट टाइप प्रोटॉन्स कहते हैं, तो ये दर हकीकत आप केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से कहते हैं। जैसे जैसे प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिफरेंट होती है, आप कह देते हैं कि ये आपके पास डिस्टिंक्ट टाइप के प्रोटॉन्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं। और वो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हमेशा डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट की वजह से या इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। तो चूँकि ये पोजीशन सिग्नल की पोजीशंस दर हकीकत केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट्स की वजह से चल रही हैं, तो इसी वजह से आप इसको केमिकल शिफ्ट का नाम दे देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़। थैंक यू वेरी मच।